बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं तमाम दोस्त, तमाम देखने वाले? उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे। मैं हूं नजीबुल हसन सादिकाबाद से। तो जी आज मैंने आपके साथ वो कहते हैं ना, वंस अपॉन अ टाइम एक दफ़ा का ज़िक्र है, तो वहाँ से कहानी शुरू करनी है और कोशिश करना है कि थोड़े वक्त में आपको सारा कुछ बता दिया जाए कि क्यों ज़रूरत महसूस हुई कि बकरी फार्मिंग में आना चाहिए, कब जो है ये फ़ैसला किया, फिर कहाँ से शुरू किया। रहीम यार खां बीतल नस्ल जो है, ये जो भूतल नस्ल भी कहते हैं, जिसे फ़िरोज़ी भी कहते हैं, इसी से क्यों आगाज़ किया और अब तक क्या खोया क्या पाया। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि 2020 में कोरोना ने जकड़ लिया पूरी दुनिया को, और उसमें जो मुलाज़म पेशा हज़रात थे, वहाँ से लेके चाहे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट था, हर बंदा उसमें जो है वो अपसेट हुआ। और उसी दौरान तकरीबन 3 से 4 माह मुसलसल घर में बैठना पड़ गया। शॉप बंद थी, बाहर कोई और काम नहीं था। तो मैं एक चीज़ नोट करता था कि वालिद साहब जो हैं वो तकरीबन रोज़ाना ही जा रहे हैं रकबे पे। इसी तरह मैं देख रहा था कि जिन लोगों ने कोई डेयरी फार्म बनाए हुए हैं, कैटल फार्म बनाए हुए हैं, उनका काम भी कहीं ना कहीं चल ही रहा है। तो हम घर में क्यों फ़ारिग बैठे हुए हैं? अच्छा, ये आप भी मेरे साथ एग्री करेंगे कि इस दौरान जो है ना वो लोगों को सोचने का बड़ा वक्त मिला है, और बहुत से लोगों ने अपनी डायरेक्शन चेंज भी की, कुछ ने गलत तरीके से की, मतलब उनका फ़ैसला ना भी अच्छा रहा, कुछ का ठीक भी रहा। कुछ ऐसे साथी भी गोट फार्मिंग में आए जिनका बिल्कुल तजर्बा नहीं था, और वो सिर्फ उन्होंने मुख्तलिफ़ चैनल्स पे वीडियो देख के और उससे इम्प्रेस हो के हज़ारों का माल ने लाखों कमाएँ, ऐसी चीज़ें। तो वो बेचारे क्योंकि उस वक्त एक टेंशन से गुज़र रहे थे, एक परेशानी से गुज़र रहे थे, उनके पास जो जमा पूंजी थी उन्होंने लगा दी। बहुत से साथियों ने रब्ता किया, बताया जब मैंने चैनल बनाया, और वैसे भी तो बड़ा दुख भी हुआ। कईयों की बड़ी मतलब इस तरह की कहानियाँ थीं कि जिसमें उन्होंने अपनी सारी 2-3 साल की जमा पूंजी लगा दी और वो सारा नुकसान हो गया। तो खैर ये एक अलग टॉपिक है। बहरहाल मैंने जी उस दौरान जो है वो सोचा हुआ था कि मैंने बुक करवाए हुए थे बाकायदा 2 पपीज़, कुत्ते के बच्चे। तो वो क्योंकि रमज़ान शरीफ गुज़र रहा था, तो रमज़ान शरीफ में सिर्फ हम थोड़ा सा नेक भी होते हैं रमज़ान शरीफ में आके, हम पाकिस्तानी। तो मैं भी थोड़ा सा नेक हुआ था, तो मैं बयान वगैरह सुन रहा था, अल्लाह माफ़ करे मैं। तो उसमें ना ज़िक्र आया कि ये जो घर में कुत्ता रखना है, इस बारे में। तो वो मैंने उस बारे में पढ़ा, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि एक मुसलमान जो है वो इस तरह से घर में एज आ पेट कुत्ता रखना उसको जायज़। फिर जो दूसरी चीज़ जहन में आई वो बकरी की आई, और बकरी का मुझे कोई तजर्बा नहीं था। फिर मैंने थोड़ा सा सोचा अपने तौर पे कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि बकरे ला के तो इस ईद पे सेल किए जाएं। अभी इन दिनों में फ्री हैं तो थोड़ा इस पे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैं मंडी गया, और एक ही मंडी में, फ़र्स्ट मंडी में मैं जाके तकरीबन 4 के 5 बकरे ख़रीद लाया। तो इसी तरह मैंने दो बार गया मंडी, 2 के 3 बार, तो तकरीबन मैंने कोई 16-17 बकरे ख़रीद लिए। उस वक्त बिल्कुल ही नहीं पता था, वही जो हम शुरू से ट्रेडिशनल देखते आ रहे थे, घर में बकरे आते थे, चारा डाल देना, बड़ी हद है, दाने डाल देना। तो वो मैंने वही प्रैक्टिस रखी। गंदम जो है वो भिगो के रख देनी, और वो जब सूख जानी है वो डालनी। उसके साथ जो है वो बाद में जंतर आ गया, फिर जंतर डालना शुरू कर दिया। पहले तूड़ी भी डाली जा रही थी। तो वो दरमियानी सी कैटेगरी के जानवर थे, वो इसी खुराक पे पहले शायद पले पीछे से आए थे। मुझे कोई इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, मेरा पहला तजर्बा तकरीबन कामयाब रहा, और उसमें सिर्फ एक जानवर थोड़ा वीक हुआ था, तो बाकी सारे जानवर जो हैं वो अच्छी सेहत में रहे, और मुझे उसमें प्रॉफिट ही आया। और मेरे तकरीबन सारे जानवर जो हैं वो भी वहीं जहाँ मैंने जानवर रखे हुए थे वहीं लोग आके ले भी गए। तो ये एक ऐसा तजर्बा था कि जिसने मेरी हौसला अफजाई की कि यार ये काम तो अच्छा है और मैं कर सकता हूँ। इसी दौरान शाह साहब के साथ मेरी हसन शाह साहब के साथ बात हुई, और मैं उनको देख के काफ़ी, उनका जो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ अमल दखल है जो मैं गोट फार्मिंग में आया हूँ, वो यही सबसे ज़्यादा उनका ये है कि उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। उनकी हर बात, उनका
जो इरादा है उसने मुझे मोटिवेट किया कि अगर हम इस इरादे के साथ, इस सोच के साथ कोई भी काम करते हैं तो हम वो कर सकते हैं। और गोट फार्मिंग जो है इसका बड़ा स्कोप है, हमें ये करनी चाहिए और इतना बाबरकत जानवर है। तो उसके बाद फिर मरहला आया कि फिर किस नस्ल पे करना चाहिए। तो मैंने इस चीज़ के बारे में थोड़ा अपने तौर पे पढ़ा, थोड़ा मुझे बर्ड्स का था, पहले मैंने कुछ रखे थे, तो मैंने देखा था कि जो भी मैंने इम्पोर्टेड मंगवाए थे स्पेशली वो सारे ज़ाया हुए थे, उनमें बीमारी ज़्यादा आई थी। इसी तरह मैं गाय शाय का देखता रहता था हमारे घर में, अगर कोई समझे देसी गाय जिसे हम अपने इलाके की चोलस्तानी वगैरह कहते हैं, अगर वो गाय आती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। और अगर कोई फ्रीज़न वगैरह है तो उसको जनाब हमें मुसीबत बड़ी होती है, गर्मियों में कूलर लगा के दो और ये और वो, और फिर भी उनको कोई ना कोई मसला हुआ ही रहता है। तो इतनी चीज़ मुझे समझ थी कि जानवर जो है वो अपने इलाके का ही अच्छा होता है, तो ये बुज़ुर्ग भी बताते हैं। तो मैंने अपने इलाके की ब्रीड सर्च करनी शुरू कर दी। उसमें मुझे पता चला जी, लाइव स्टॉक के मैंने पेज से देखा कि रहीम यार खां बीतल नाम की एक नस्ल होती है, उससे पहले मुझे नहीं पता था। ये है अक्टूबर 2020 की बात। तो मैंने अपने तौर पे सर्च करना शुरू किया कि ये है कहाँ कहाँ, तो मुझे कहीं पता ना चले। फिर एक दोस्त ने बताया कि फ़लाँ जो हमारा रकबा है गांव में, वहाँ कुछ लोग बैठे हैं, उनके पास ये नस्ल है। तो वो मैं फ़र्स्ट टाइम गया और वो मैंने वीडियो बनाई और वो मैंने शाह साहब के साथ शेयर की। उन्होंने कहा यार ये वीडियो बनाओ और मुझे भेजो, मैं अपने चैनल पे भी लगाता हूँ, ये एक यूनिक नस्ल है। तो वो मैंने लगाई, भेजी, उन्होंने अपने चैनल पे भी लगाई। वहाँ से थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट मज़ीद बढ़ा कि लोगों ने उसमें काफ़ी इंटरेस्ट शो किया। फिर मैं गया दूसरी बार चाचे शार के डेरे पे, जो बाबर का डेरा है, और वहाँ से फिर जाके मैंने फ़र्स्ट टाइम 2 पट्ठें ख़रीदी। और शुरू में जब मैंने घूमा हूँ तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये नस्ल बहुत महंगी है, और उसकी वजह ये थी कि ये सिर्फ़ शौकीन हज़रात लेते हैं, मंडी शंडी वाला ये जानवर नहीं है। और क्योंकि ये खूबसूरत और एक यूनिक सा जानवर है तो इसको सिर्फ़ शौक़ करने वाले हज़रात लेते थे, तो उसकी वजह से कुछ रेट ज़्यादा ही हाई था। तो मैंने जब ये बात शाह साहब से की तो उन्होंने कहा कि यार यही तो चैलेंज है, इस पे काम करो, और इस पे किसी ने काम नहीं किया, और इसको मार्केट को भी, मतलब जो इन लोग इस पे काम कर रहे हैं उनसे मुनासिब रेट भी करवाओ और परचेज़ भी करो। उसी दौरान मैंने उन्हें दावत दी हुई थी, वो आ गए, थैंक्स टू हिम, फ़रहान भाई भी थे अपने तौर पे, उन्होंने विज़िट भी किया। उन्होंने भी, हम इस नतीजे पे पहुँचे कि यार ये नस्ल में पोटेंशियल तो है, लेकिन सिर्फ़ इन लोगों ने इसे अपनी हद तक महदूद करके कि बाहर ये किसी को नहीं देते, जानबूझ के रेट ही इतना हाई बताते हैं कोई लेना, कि कोई, इनको डर ये होता है कि कोई लेगा और वो मेले वगैरह में ना आ जाए हमारे साथ, वो इस तरह की सोच होती हैं जो भी। बहरहाल तो अपना अपना है सबका। तो बहरहाल ये है कि नस्ल में पोटेंशियल है, बड़ी बकरी है काफ़ी, और इसमें बच्चे भी अच्छे देती है, जानवर खूबसूरत भी है। तो ये डेयरी ब्रीड नहीं है, लेकिन ये फैंसी में एक मज़बूत ब्रीड है। फैंसी में ऐसा नहीं है कि कोई मतलब बिल्कुल ही ऐसा जानवर है कि जो छुई मुई टाइप है, तो ऐसा नहीं है। जो इतने सख्त इलाके में जहाँ इतनी शदीद गर्मी पड़ती है और इतना शदीद कोहरा पड़ता है वो बर्दाश्त करती है, तो ये एक हार्डकोर जानवर है। तो ये जी हमारा तय हुआ कि इंशाल्लाह इसी पे काम करना है, और मोटिवेशन थी हसन भाई की, तो मैं फिर लगा रहा। फिर आपने देखा है मैंने एक वीडियो अपलोड की, मैं दिन में, रात में शाम में, सुबह मुख्तलिफ़ चरवाहों के पास गया। मैंने एक चरवाहा में, और शुरू में मैं ख़रीदारी नहीं करता था, मैं सिर्फ विज़िट करता था। मैंने कई फार्म विज़िट किए, मैं गोटलैंड फार्म तक गया, और कई फार्म है जिनकी मैंने वीडियोस नहीं बना सका। तो मैं समझता हूँ, मैंने हमेशा से ये अपने वीडियोस में भी बताया कि यार आप विज़िट बहुत करें, आप सफ़र करें, कि किसी भी चीज़ के लिए ना, आपने अगर सीखना है तो उस मामले में आप मुख्तलिफ़ जगह पे जाएं, तो आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैं ट्रैवलिंग को बड़ा पसंद करता हूँ। तो बहरहाल टॉपिक से हट जाएंगे। अच्छा जी, ये हमने फिर डिसाइड क्योंकि कर लिया था कि हमने होम ब्रीड है तो इसी पे काम करना है। तो फिर जिस तरह से ख़रीदारी हुई और जो हुई वो आपके सामने है। मैंने 2-2.5 माह का बच्चा जो है वो 30,000 का भी ख़रीदा है। मैंने मुख्तलिफ़ पट्ठें ख़रीदी, कोई समझे 6 माह 8 माह की पट्ठ मैंने वो 50-60 हज़ार की भी ख़रीदी हैं। मैंने लाख का भी पट्ठ ख़रीदी है। तो उसमें कुछ 1-2 जो हैं वो 20-30 तक वाली भी हमने ख़रीदी हैं। तो वो अच्छे जानवर की समझ भी आने लग गई और उस तरह से परचेजिंग भी होने लग गई। और
एक अच्छी बॉन्डिंग भी एक चरवाहे के साथ हो गई कि वो भी इस चीज़ को समझा। एक ही बात मैंने उसे की जाके जो उसके पल्ले पड़ी, और वो ये थी कि उसने मुझे कहा कि जी देखिए मैंने फ़लाँ पाठ लाख रुपए की बेची, 2 माह का बच्चा बेचा मैंने। तो मैंने कहा कितने लोगों को बेचा? तो उसने मुझे कहा जी फ़लाँ बंदा ले गया, और जब उँगलियों पे गिनने लगा तो वो पिछले 2 साल के कोई 4 लोग बन रहे थे। तो मैंने कहा यार यही अगर तुम जो लाख लाख का दे रहे हो, यही अगर तुम कर देते 30,000 का, 40,000 का, तो शायद ये बंदों की तादाद जो है वो 20 होती, वो 30 होती। और तुम लोगों को जब मजबूरी बनती है उस वक्त क्या करते हो? तो फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि मैं उठता बैठता था, मुझे वो पता चलने लग गया। तो फिर उसने कहा जी हम मजबूरन तो फिर एक दूसरे को सस्ती भी दे देते हैं। तो मैंने कहा फिर आप एक रूटीन से चलो ना, एक फ़्लो से चलो, लोगों को भी शो करवाओ इस चीज़ का। अगर किसी को अच्छा लगता है जानवर, कोई लेना चाहता है, तो आपका प्राइस रीज़नेबल करो। तो इस तरह से ये हुआ कि मेरा भी फ़ायदा हुआ, जानवरों का रेट कुछ मुनासिब हुआ, बड़े सारे दोस्तों ने भी फिर परचेजिंग की, और जानवर जो है वो पूरे पाकिस्तान में कई इलाकों में गया है। जिन भाइयों ने मंगवाया है वो कई वीडियो भी देख रहे होंगे, और उनके पास माशाल्लाह जाके जानवर ने अच्छी परफॉर्मेंस भी दी। तो ये तो थी जी होटल बीतल की स्टोरी, क्यों हमने इसको चूज़ किया, और किस तरह से मैं गोट फार्मिंग के पहली सीढ़ी पे चढ़ा। और इसमें मोटिवेट जो है वो भी जिन्होंने किया वो उनकी हसन शाह साहब की पर्सनैलिटी है। अच्छा, आप कुछ साथियों को ना ये लगता है कि मैं शायद अगर कोई भी चीज़ होती है ना, जानवर को मोक लगती है, मैं फ़रहान भाई को उठा के फ़ोन करता हूँ, ऐसा नहीं है। आप यकीन करें बहुत अरसे तक तो मेरे पास फ़रहान भाई का नंबर ही नहीं था, और अगर है भी तो मैं उनको शायद मैंने अब तक 2 दफ़ा कॉल की है, 2 या 3 दफ़ा, इससे ज़्यादा मैंने कॉल, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है उनकी मसरूफ़ियत का। तो मैं ये सारा कुछ जो थोड़ा बहुत है, जितना कि इल्म है, मैंने सारा कुछ वीडियोस देखे। मैंने शाह साहब के चैनल की एक एक वीडियो देखी है, और मैंने उस पे अमल भी किया है। और जो मुझे समझ आई थी वो यही आई थी कि खुराक ही कुंजी है। आप खुराक जानवर की ठीक कर लें, सारा कुछ ठीक हो जाएगा, वरना आप बीमारियों से नबर्द आज़मा रहोगे, और डॉक्टर आप बन नहीं सकते हो। एट दी एंड क्या होगा, बीमारियाँ बढ़ती जाएंगी, जानवर मरते जाएंगे, आप मायूस होकर छोड़ देंगे। इसलिए खुराक पे कंप्रोमाइज़ ना करो। तो वो शुरू से मैं मुझसे कुछ हुआ, जब आप स्टार्ट करते हो फिर हल्का फुल्का मैनेज करने में मसाइल आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी हद तक हम अपने मामलात को ठीक करने में कामयाब हो गए हैं। तो ये जी जो उसके बाद ख़रीदारी के बाद ये जो समझ लें कि ये साथ साथ ख़रीदारी होती भी रही है, ये जो अब 1.5 साल हो गया, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं समझता हूँ कि मैं इस काबिल ज़रूर हो गया हूँ कि मैं बाकायदा एक कमर्शियल फार्म जो है वो रन कर सकता हूँ। और मेरा ख़्याल है कि ये मेरी एक अचीवमेंट है कि मैंने अब तक जो मेरे पास लॉस आया है, वरना तकरीबन आम तौर पे कहते हैं जी 30% जानवर तो मार ही जाते हैं, शुरू वाले बंदे से 40% तो मार ही जाते हैं, ये आम तौर पे मार्केट में कहा जाता है। लेकिन जो मेरे पास जानवर भी थोड़े से हैं, मेरे ख्याल में 18-20 जानवर हैं। लेकिन इसमें एक मेरे से शुरू में एक बकरा ज़ाया हुआ था, उसका एंटेरोटिक्सीमिया हो गया था, और एक पट है उसको नमूनिया हो गया था। तो वो ये 2 जानवर मुझसे ज़ाया हुए थे। मुझसे फार्मर ज़ाहिर बात है रिस्पॉन्सिबल होता है, तो मैं इसीलिए कहूँगा मुझसे ज़ाया हुए थे। बाकी अल्लाह का बड़ा करम रहा है, बीच में आके कुछ जानवर डिस्टर्ब भी हुए, जैसे बड़ा टीपू बकरा है, ये इसको एंटेरोटिक्सीमिया हुआ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये अलग बात है कि मैं 4 दिन शायद ठीक से सोया भी नहीं था, इतना वो जानवर क्रिटिकल कंडीशन में था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज वो ठीक है। इसी तरह मतलब इन चीज़ों ने सिखाया, ये नुकसान जो होते हैं इससे डरना नहीं चाहिए, ये चीज़ें आपको बहुत कुछ सिखाती हैं। तो उन जानवरों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। उसके बाद जब भी ऐसा कोई सिम्टम होता था, मैं फ़ौरी तौर पे उस जानवर की ट्रीटमेंट करता था। मुझे जानवर को उन जानवरों जो जानवर ज़ाया हुए, उन्होंने ये सिखाया कि फ़ार्मर की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने जानवर पे नज़र रखे। क्या वो ठीक से खा रहा है? क्या वो अगर खा रहा है तो वो मेंगियाँ ठीक कर रहा है? जब एक फार्मर अपने फार्म में एंटर हो तो उस जानवर की नज़रें, उसकी आँखों की जो चमक है वो उसको बता दे कि उसकी कैफ़ियत क्या है। तो ये बड़ा अहम है। तो मेरा ख़्याल है कि मैंने ये जो 1.5 साल में इन जानवरों पे, मैं अक्सर कहता हूँ साथियों को कि यार कहते हैं फ़ार्म है, मैं कहता हूँ यार मेरा कमर्शियल फ़ार्म नहीं है, मैं इसको एक्सपेरिमेंटल फ़ार्म कहता हूँ कि मैं इस पे तजर्बात कर रहा हूँ, मैं इस पे सीख रहा हूँ। ये मेरे लिए एक लर्निंग प्रोसेस है। तो ये जानवर मेरी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि मेरे घर के जानवर हैं, मेरी होम ब्रीड है, मेरे इलाके के जानवर हैं, तो ये मेरा साथ दे रहे हैं कि मैं सीख सकूं। अब ये जी
हमने जो खोया है मैंने वो भी बता दिया, जो हमने पाया वो भी बता दिया। कि सबसे अहम चीज़ जो हमने पाई है, जो मुझे समझ में आई है, कि मुझे कुछ ना कुछ हाव भाव जानवर का और पता लगने लग गया है। इसी तरह मुझे जानवर की खुराक का कुछ ना कुछ पता लगने लग गया है। जो थोड़े बहुत जानवर को बेसिक से प्रॉब्लम आते हैं, उनको टैकल करना, उनका इलाज करना थोड़ा बहुत समझ में आने लग गया है। तो फार्मर ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकता है। मैं अक्सर अपने साथियों से कहता हूँ कि यार देखें, फार्मर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जानवर में बीमारी ना आए, ना कि उसकी ज़िम्मेदारी ये है कि वो रोज़ उसने टीके पकड़े और वो जानवरों का इलाज ही कर रहा है। तो ये दरअसल डॉक्टर का काम है। अल्लाह करे कि हमारे पास इतने काबिल डॉक्टर भी अवेलेबल हों सब फार्मर को। तो अच्छा, अभी उसके बाद जो है हमारे पास कुछ पट्ठों ने वो हमारे एहसान भाई हंसते हैं, कहते हैं हादसाती कुछ पट्टों ने हादसाती हमारे पास डिलीवरी दी, जो क्रॉस हो गई थी, जो अक्सर फार्म वगैरह पे मिसमैनेजमेंट से हो जाता है। तो वो उन्होंने हमारे पास डिलीवर भी किया, और वो माशाल्लाह बच्चे जो हैं वो भी मैंने आपको दिखाए हैं। बहुत अच्छे माशाल्लाह बच्चे आए हैं। और उनकी, हालांकि शदीद सर्दियों में आए, इसके बावजूद उनको संभाल भी लिया। अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी और थोड़ी समझ दी, और आज वो बच्चे माशाल्लाह बड़े हेल्दी हैं। तो तकरीबन 75 डेज़ के हो गए हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ये मेरा एक जो एक्सपीरियंस रहा है बहुत अच्छा रहा है, और मेरा हौसला मज़ीद बढ़ा है। ना कि मैं मायूस हुआ हूँ, ना कि क्लोज़ फार्मिंग पे रख के उनको स्टॉल फीड दे के तो मैं आज ये कहता हूँ कि नहीं जी मैं तो कंगाल हो गया हूँ, मेरा बड़ा नुकसान हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है और बरकत ही हुई है। जो मैं छोटे छोटे जानवर लाया था, 4 माह की, 3 माह की, 2 माह की पट्ठें लाया था, वो आज इतनी बड़ी बड़ी माशाल्लाह बकरियाँ खड़ी हैं, वो 4-4 दांत हो चुकी हैं। तो देख के बड़ा दिल को सुकून होता है। और यही मेरे ख़्याल में एक फ़ार्मर के लिए सबसे जो मेन चीज़ होती है। अब आगे चीज़ ये है कि इस ब्रीड के बारे में कि हूतल नस्ल जो है ये, इसको मैंने इसके बारे में मुझे क्या समझ आई है। तो इसके बारे में मुझे एक चीज़ ये समझ आई है, एक तो इसका इंटेक कम है, जो इसकी खुराक लेने की शरह, जो खाने की शरह वो कम है। ये अब थोड़ा सा मैं आपको इस तरह से बता दूं कि क्योंकि चोलस्तान के इलाके का जानवर है, चोलस्तान के इलाके के जो जानवर हैं ना, इनका इंटेक कम होता है। चाहे वो आप चोलस्तानी गाय का अक्सर लोगों को पता होगा। अक्सर लोग कहते हैं कि नीली दी मझ ते चोलस्तानी गां दा दूध बराबर होता है। मतलब ये कहने का ये है कि जो चोलस्तानी गाय है उसका दूध इतना गाढ़ा होता है, तो उसमें फ़ैट की शरह इतनी ज़्यादा होती है, उसमें एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है। उसकी वजह यह है कि वो जानवर थोड़ा खा के और अपने बॉडी में से थोड़ा दूध प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसमें ताकत बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उसका जिस्म बड़ा है। तो ये बकरी में ये सलाहियत बहरहाल है। ठीक है, साइंटिफिकली मैंने इसको लैब टेस्ट अभी तक नहीं करवाया, लेकिन क्योंकि मैंने इसे खुद यूज़ किया है, क्योंकि मैंने थोड़े दूध वाली बकरी पे 2 बच्चे पलते देखे हैं और बड़े अच्छे पलते देखे हैं। मैंने 4 बच्चे भी एक बकरी के नीचे पलते देखे हैं जिसका दूध जो है वो 2.5 लीटर है दिन का। तो मुझे अंदाज़ा हुआ, और ये यहाँ के जो पुराने चरवाहे हैं वो भी ये बात करते हैं। तो ऐसा कहना कि ये बकरी दूध नहीं देती, हाँ, अगर वो क्वांटिटी कम देती है तो क्वालिटी ज़्यादा देती है। तो इसको थोड़ा सा इस तरह से समझ लें। तो मैं इस नस्ल को जितना वो खाती है वो उसका पूरा हलाल करती है। तो इसका इंटेक कम है, ये बहुत ज़्यादा नहीं खाती। हमारी अमृतसरी का जो है वो इंटेक ज़्यादा है, यही वजह है कि वो माशाल्लाह दूध भी इतना ज़्यादा करती है, वेट भी इतना ज़्यादा करती है। तो ये इसका अगर ग्रोथ की शरह थोड़ी कम है, थोड़ी नहीं बल्कि उनसे तो काफ़ी कम है। स्मार्ट रहता है जानवर। ये जितना स्लिम स्मार्ट होगा उतनी इसकी वैल्यू होती है, उतना ये खूबसूरत लगता है। जितनी उतनी ही इसकी खाल बारीक होती है उतनी उसमें चमक आती है। तो ये इन्हीं पॉइंट्स पे बेसिकली सेल होता है। नाक इसका गोल होता है और ये सारी चीज़ें। तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि ये एक अच्छा फैंसी जानवर है जिसको हम किसी भी इलाके में रख सकते हैं। और अगेन वही वाली बात कि अगर किसी साथी ने 2 जानवर 4 जानवर रखने हैं तो वो ज़रूर रखे। बहुत प्यारी चीज़ है, और बकरी वैसे ही बड़ा प्यारा जानवर है, और ये उसमें फिर फैंसी जानवर आता है तो डेफ़िनेटली। और सर, शौक़ सस्ते नहीं होते, शौक़ महंगे होते हैं, ये भी एक हकीकत है। लेकिन जब हम बात करते हैं कमर्शियल फ़ार्मिंग की, कमर्शियल फ़ार्मिंग में हमारा जो मकसद होता है वो सबसे पहले ये होता है कि हमें बकरी से ज़्यादा दूध चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त चाहिए। अब दूध की तो अभी तक हमारी मार्केट डेवलप ही नहीं हुई, जो एक हकीकत है। तो दूध के हिसाब से हम फ़िलहाल शायद काम नहीं कर सकते। आगे अल्लाह करे कि कोई ऐसे मामलात बन जाएं
कि दूध की अहमियत बन जाए बकरी के दूध की, या कोई ऐसे प्लांट लग जाएँ जहाँ बकरी के दूध का चीज़ बनने लग जाए, तो बहुत स्कोप है, ख़ास तौर पे फिर अमृतसरी नस्ल में। तो अब मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है, मैं चाह रहा हूँ कि हम अब तक यहाँ तक आ गए हैं, तो अब हमें यहीं नहीं रुकना चाहिए। मैं इस बात के बिल्कुल हक़ में नहीं हूँ। कई मेरे साथी हैं बड़े प्यारे, तो वो किसी एक ब्रीड पे काम करते हैं तो बस उसी के हो जाते हैं और वो फिर किसी और ब्रीड को अच्छा नहीं गिनते। तो मैं थोड़ा सा इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हर बकरी जो है वो, हर नस्ल वो अल्लाह ताला ने इंसान को फ़ायदा देने के लिए पैदा की है। वो हम पे है कि हमारे टारगेट्स क्या हैं, हमारी चॉइसेस क्या हैं। तो अभी मैं देखता हूँ कि हमारे इलाके में गर्मी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा है। आप अभी से देखें कि 42-43 टेम्परेचर जा रहा है और क्लाइमेट चेंजिंग की वजह से ये मज़ीद बढ़ रहा है। तो हमारे इलाके में जनूबी पंजाब में जो बकरी ज़्यादा गर्मी में सर्वाइव कर रही है, वो 2 ही नस्लें हैं। उसमें एक हमारी हूतल आती है और दूसरी आती है मक्खी चीना। मक्खी चीना भी जो है वो हूतल के समझें कि एक किस्म की बहन ही है। मक्खी चीना का जो ख़ास तौर पे ग्रोथ रेट है वो बहुत अच्छा है, और इस वक्त अगर हम मंडियों में देखें तो मैं देखता हूँ कि हमारी मंडी में, हालांकि हूतल तो बिल्कुल ही वैसे मंडी में जाती नहीं है, मखसूस से थोड़े से जानवर हैं, लेकिन इसके अलावा अमृतसरी भी नहीं है हमारे इलाके में, बिल्कुल नहीं है, ना होने के बराबर मंडी में आपको नहीं नज़र आएगी। यहाँ मिक्स जानवर होंगे, सिंधी और यहाँ की नस्लें वो दोगले से जानवर होंगे, और यहाँ फिर आपको कुछ मक्खी चीना नज़र आ जाएंगे। तो जब भी हम कमर्शियल फार्मिंग की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले हम अपने इलाके को देखते हैं, उसमें खपत देखते हैं और मार्केट को देखते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो मुझे जो दूसरा सेफ़ रास्ता लग रहा है, पहला सेफ़ रास्ता था अपने इलाके की ब्रीड, वो थी हूतल, वो हमने चूज़ की। अब हम, मेरे पास इसके कोई 20 के जानवर हैं, वो भी मैं कोशिश करूँगा मैंने इस काम, क्योंकि मेरे पास अभी फ़िलहाल जगह कम है, मैं अभी तजर्बात से गुज़र रहा हूँ, सॉरी। तो सेकंड जो है वो मैं अब सोच रहा हूँ कि मैं मक्खी चीना पे भी तजर्बा करूँ, अपने इलाके में लाऊँ, चाहे वो थोड़े जानवर हों, चाहे वो 5 हों, 6 हों, 10 हों, लेकिन उनको भी रख के, चाहे उसकी हमें अच्छी पट्ठे मिल जाएं या जैसे भी, तो उसको भी लेके हम चला के देखें। क्योंकि मैं अब तक इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हर नस्ल का खुराक इंटेक अलग है। मैं आपको ये बड़ी अहम बात बता रहा हूँ, कुछ साथियों के लिए ये बात नई ज़रूर है, लेकिन ये बड़ी हकीकत है। मैंने जो देखा है कि अगर जो खुराक का लेवल जितना हाई डोज जो है वो अमृतसरी उठा जाती है, अगर मैं वो हूतल को उतनी ज़्यादा खुराक देने की कोशिश करूँ किसी भी तरह से, तो वो उसके लिए नुकसानदेह होगी। वो जानवर अपना जो असल उसका स्ट्रक्चर है वो ख़राब कर देता है, और या फिर वो उठाता ही नहीं है, वो डिस्टर्ब होने लग जाता है, उसका पेट डिस्टर्ब होने लग जाता है। तो उसने वो एक स्मार्ट बॉडी में रहना है, और आप उसका बॉडी स्कोर ज़रूर बेहतर कर सकते हो, लेकिन आप उसे मोटा नहीं कर सकते। यानी जैसे कहते हैं ना, थोड़ा पेट बड़ा होना, पेटा बड़ा होना, वो चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसके जीन्स में नहीं है वो चीज़। तो इस तरह मैं मक्खी चीना में देखता हूँ कि उसमें जो है ना ग्रोथ, मास ग्रोथ जो है उसकी, वो अच्छी है। यही वजह है कि आज आप देखें कि आपको हर बकरा ईद पे सबसे ज़्यादा जो कवर कर रही है, जो नस्ल कवर कर रही है बकरा ईद को, वो मक्खी चीना है। और इसी तरह से आपको बहुत बड़ी मिकदार में मदरसा मंडी इस साइड पे आपको इसके बहुत ज़्यादा तादाद में जानवर नज़र आएंगे। अगर आप भावल नगर इस साइड पे चले जाएं, हासलपुर, मदरसा मंडी, ये वाली साइडों पे चले जाएं, तो आपको बहुत बड़े बड़े हर्ड इसके नज़र आएंगे, और वो बड़े कामयाब चरवाहे हैं। तो वो बड़ा मतलब अच्छा कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं। तो जी इस चीज़ से आप साथियों को आगाह करना था कि इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो, वैसे मैं अभी तक कश्मकश में हूँ कि अमृतसरी की तरफ जाया जाए या मक्खी चीना की तरफ जाया जाए। तो लेकिन उम्मीद, कभी इम्कानात यही हैं कि मक्खी चीना जो है उसको सेलेक्ट किया जाएगा। तो हम अपना ये जो हमारा एक्सपेरिमेंटल छोटा सा फॉर्म है, इसको पूरा इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। आपकी दुआ से जब भी कमर्शियल फार्मिंग में आएंगे तो बाकायदा आएंगे और एक अच्छी बड़ी क्वांटिटी के साथ आएंगे। लेकिन मेरा यानी जो अब तक आपके साथ इतनी बड़ी वीडियो में ये सारा कुछ शेयर किया है, अब यकीन करें मुझे ये वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगा, बीच में बड़ी डिस्ट्रक्शन हुई, बार बार कॉल्स आई, बड़ा कुछ। तो आप इसमें से आपने
अख़ज़ करना है, इसमें से आपने अपने मकसद की चीज़ें निकालनी हैं कि क्या वक्त इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, या दोनों को इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो किस तरह से आप एक अच्छा स्टार्ट ले सकते हैं। अच्छा स्टार्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आपने शुरू में कोई ऐसा काम कर लिया कि जिससे आप मायूस हो गए, तो फिर आप ख़ुद भी उस काम को छोड़ देंगे और 100 और बंदे को बताएंगे यह काम ना करो, बड़ा फारग जे। तो गलती हमारी अपनी होती है इस चीज़ में ना। तो इस चीज़ को आपने समझना है। मुझे लगता है मैंने ज़्यादा वक्त इन्वेस्ट किया है, और उस वक्त इन्वेस्ट करने से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये हुआ है कि मुझे वो इल्म हासिल हुआ है, या वो इन्फॉर्मेशन, वो तजर्बा मिला है जो अगर मैं एकदम से पैसे इन्वेस्ट कर देता तो नहीं मिल पाता। उसकी वजह ये होती कि मैं भी वही हरकत करता, मैं जाता, मैं 50 जानवर उठा लेता, लॉट उठा लेता, लेके आता, और ला के फिर आपको पता है आगे क्या कुछ होता है। तो उससे फिर एकदम से बंदा मायूस होता है, क्योंकि उसके ख्वाब बड़े ऊंचे होते हैं। मैं पहले दिन से ही कोई बहुत ज़्यादा जो है इससे ख्वाब नहीं जोड़े थे कि मैंने इसे लाखों कमाने हैं। मकसद पहले दिन से सीखना था, अभी तक यही मकसद है, और अभी भी मैं इस लर्निंग प्रोसेस से ही गुज़र रहा हूँ। मेरा अभी तक कोई कमर्शियल फार्म नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मुस्तक़बिल में हम बनाएंगे ज़रूर। आपकी दुआओं से आप लोग भी साथ होंगे, और कोशिश होगी कि मैं, अब तक मेरी ये कोशिश रही है कि अगर किसी साथी को मेरा थोड़ा वक्त दे के अगर उसका भला हो जाता है तो मैं वो वक्त ज़रूर दूँ, और आइंदा भी मेरी यही कोशिश रहेगी, जब तक इंशाल्लाह थोड़ी भी सोच समझ काम करती है तब तक। लेकिन वही मैं अपनी हमेशा, जितनी कि मेरी बसात है, जितनी कि मेरी समझ है, मैं उसमें रहते हुए मशवरा देता हूँ। कुछ साथी कहते हैं कि नहीं आप इस चीज़ की ट्रीटमेंट बताएं, उसकी क्यों नहीं बताते। तो भाई जिस चीज़ का मुझे नहीं पता मैं वो नहीं बता सकता। मैं मतलब नीम हकीम नहीं बनूँगा कभी भी। तो उस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर दिया करें। काफ़ी सारे दोस्त नाराज़ हैं कि मैं हर चीज़ की ट्रीटमेंट क्यों नहीं बताता, या वो मुझे कहते हैं कि आप फ़रहान भाई से फ़ोन करके पूछें। तो मैंने आज वीडियो में ज़िक्र भी किया, और मैं दोबारा बता रहा हूँ कि मैं फ़रहान भाई को बार बार कॉल नहीं करता। और मैं अब तक ये जो मुझे 1.5 साल लगे हैं, या इतना टाइम लगे हैं, 2 साल शायद ये मुझे ना लगते अगर मैं उनका इतना सर खाता, और या फिर मैं वहाँ जाके गोटलैंड फार्म पे ट्रेनिंग लेता, तो वही मेरा वक्त भी बच जाता। और शायद, लेकिन मैं नहीं कर सकता था, इसलिए मैं इस तजर्बे से खुद गुज़रा हूँ। लेकिन मैं मुतमईन हूँ, मुझे लगता है कि एट दी एंड आपको जो सही चीज़ जो है, जो आपको एतमाद दिलाती है, वो तभी दिलाती है जब आप गाड़ी अपनी लेते हो और उसको चलाते हो। तो ये जी मेरा ख़्याल है कि काफ़ी लंबी गपशप हो गई है, आपको काफ़ी हौसला करके और टाइम निकाल के ये सारा कुछ सुनना पड़ेगा, लेकिन इंशाल्लाह ये फ्रूटफुल होगा। मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।